नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए शुरुआत करते हैं। देश में कोरोना का नया स्ट्रेन कोहराम मचा रहा है। ऑक्सीजन की कमी से लगातार मरीज दम तोड़ रहे हैं और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि यह नेशनल इमरजेंसी नहीं तो कब। साथ ही कोर्ट ने कहा कि वैक्सीन के दाम पर केंद्र सरकार क्या कर रही है और कोरोना से निपटने के लिए केंद्रीय संसाधनों के उपयोग के लिए क्या योजना है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन के संकट को लेकर हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट में शांति मुकुंद अस्पताल ने अदालत को बताया कि उन्हें जितनी ऑक्सीजन मुहैया करवाई गई थी उसकी मात्रा को कम कर दिया गया है। अब उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। हाईकोर्ट ने अब दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ा एक्शन लेने के लिए कहा है। सरकार ने जवाब दिया कि वह अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से ऑक्सीजन के रिफिलर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। इस दौरान मुल्तान एयर प्रोडक्ट नाम की एक कंपनी कोर्ट के समक्ष पेश भी हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह समय लोगों के गिद्धों की तरह बर्ताव करने का नहीं है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि उनके पास रेमडेसिविर की सप्लाई सीमित है, जिस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या सप्लाई की समस्या पर केंद्रित पोर्टल बनाया जा सकता है जिससे इस समस्या से निपटने में मदद मिले। हाईकोर्ट ने सरकार को तुरंत ऑक्सीजन मुहैया करवाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं और साथ ही सरकार को कहा है कि वे तुरंत ऑक्सीजन मुहैया करवाए। इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था होनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में बताया कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सभी मरीजों तक ऑक्सीजन की व्यवस्था हो सके। इसके लिए पूरा प्रशासनिक अमला लगातार लगा हुआ है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को इससे उन्होंने अवगत करवाया। केंद्र की ओर से भी राहत उन्हें मिलेगी, इससे हालात सुधरेंगे। उधर दिल्ली में ऑक्सीजन संकट के बीच केजरीवाल सरकार बैंकॉक से 18 टैंकर आयात करने का फैसला कर चुकी है और ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार बैंकॉक से 18 टैंकर आयात करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए अहम कदम उठा रहे हैं। केंद्र सरकार से एयरफोर्स का प्लेन देने की मांग की है। दिल्ली सरकार फ्रांस से 21 ऑक्सीजन प्लांट इंपोर्ट कर रही है। ये सभी रेडी टू यूज होंगे। इन प्लांट को अलग अलग अस्पतालों में लगाया जाएगा। अगले एक महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं। 44, इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है। वो कुछ बीच में डिले हो गया था, जो भी कारण रहे, लेकिन अब उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक ये शायद 8 प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है, जिसमें से मैंने बताया जैसे आपको 21 प्लांट्स फ्रांस से आ रहे हैं और बाकी 15 प्लांट्स हमारे देश के हैं। तो 36 ऑक्सीजन के प्लांट्स अगले एक महीने के अंदर दिल्ली सरकार लगा रही है। इन 44 प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में जब लगाया जाएगा तो उससे ऑक्सीजन की सप्लाई काफ़ी इम्प्रूव होगी। पूरी कोशिश करने के बावजूद इस समय अस्पताल ओवरलोडेड है। हर अस्पताल कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहा है। बेड भरे हुए हैं, आईसीयू बेड्स भरे हुए हैं। तो आईसीयू बेड्स को बहुत बड़े स्तर पे विस्तार कर केंद्र सरकार ने 500 आईसीयू बेड्स हम लोगों को बना के दिए डीआरडीओ के एयरपोर्ट के पास। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो प्लांट जैसे ही बन के तैयार हुए, जैसे ही हमने अनाउंस किया, 3 घंटे के अंदर 500 के 500 बेड भर गए। केवल 3 घंटे के अंदर। इतने सीरियस मरीज घूम रहे हैं जो इलाज ढूंढ रहे हैं। तो अभी हम 500 आईसीयू बेड्स, आज सुबह सुबह मैं मुआयना करके आया हूँ। जीटीबी हॉस्पिटल के सामने एक रामलीला मैदान है, वहाँ पे हम 500 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल के सामने अपना जो मेन रामलीला मैदान है, वहाँ भी हम 500 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। और राधा स्वामी सत्संग में हम 200 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। तो ये 1200 आईसीयू बेड्स गंभीर मरीजों की देखभाल के लिए, ये 1200 आईसीयू बेड्स 10 मई तक बन के तैयार हो जाएंगे।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में स्थित ऑक्सीजन संयंत्रों का दौरा करने के बाद गुरुग्राम पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य विभाग के सचिव राजीव अरोड़ा और चंडीगढ़ के उच्चाधिकारियों के साथ प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई, इंजेक्शन, रेमडेसिविर की उपलब्धता और बेड की व्यवस्थाओं समेत कोविड की स्थिति का जायजा लिया। प्रदेश में कोविड की स्थिति और व्यवस्थाओं पर निगरानी के लिए इस दौरान चंडीगढ़ मुख्यालय पर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम बनाया गया। कंट्रोल रूम का इंचार्ज प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार को बनाया गया, जहां से सभी उपायुक्तों के साथ तालमेल रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को 162 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की एलोकेशन केंद्र सरकार से हुई है, उसका प्रदेश में प्राथमिकता तय करके जिलों में सही ढंग से वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वे केंद्र सरकार से बात करके प्रदेश के लिए ऑक्सीजन की एलोकेशन बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि के चलते हरियाणा सरकार ने शादी समेत सभी कार्यक्रमों में लोगों की संख्या कम करके 50 कर दी है। वहीं कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन लगवाने के मामले में अब तेजी आने लगी है। यमुनानगर के विभिन्न सेंटर्स की तरह ही सरोजिनी कॉलोनी के सेंटर में भारी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। वैक्सीनेशन का कार्य तेजी पकड़े, इसके लिए सरकार ने विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए। उसी का नतीजा है कि लोग अब खुद सेंटर पर आ रहे हैं। अपने परिवार के साथ वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे डीएसपी रजत गुलिया ने बताया कि इस समय सभी देशवासियों का एक ही फर्ज बनता है कि वे वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। सभी को टोकन नंबर अलॉट हो रहे हैं, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है और बड़ा ही कोर्डियल स्टाफ है। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग एलिजिबल है एज पर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, सभी आगे आए, कोई पीछे ना हटे। ये वैक्सीनेशन कराना बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आज हमारा कोई राष्ट्र को सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो वो वैक्सीनेशन कराना है। और इस बीमारी के जितनी भी गाइडलाइंस हैं, चाहे मास्क डालना, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, अननेसेसरी बाहर ना निकलना, पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड करना, यही हमारी सबसे बड़ी आज देश को कंट्रीब्यूशन है। जिस तरह कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो हम अपना पूरा ध्यान रखें, दूसरों का भी ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ज़रूर उसकी पालना करें, क्योंकि यही एक बचाव का तरीका है। और वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो जब तक बहुत ज़रूरी कार्य ना हो, अपने घर से किसी कार्य के लिए बात ना आए। तो नए इंस्ट्रक्शंस आई हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से, जिसमें अर्लियर इंस्ट्रक्शन जो सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और दूसरे पॉलिटिकल फंक्शंस थे, उनकी एंट्री और उनमें संख्या जो थी व्यक्तियों की पार्टिसिपेशन की, वो लिमिट कर दी गई है। पहले क्लोज स्पेसेस के अंदर डिपेंडिंग अपॉन एरिया मैक्सिमम सीलिंग 50 व्यक्तियों की थी, जिसको घटा के अब 30 व्यक्ति कर दिए गए हैं। और ओपन स्पेसेस में मैक्सिमम सीलिंग 200 थी, जो 50 कर दिए गए। वहीं कुरुक्षेत्र में एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर का कोहराम देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। 3 व्हीलर्स में प्रशासन ने 3 सवारियों को बैठाने की परमिशन दी है, लेकिन 3 व्हीलर में 7-7 सवारियों को बिठाया जा रहा है। इतना ही नहीं, यात्री बिना मास्क के भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में कैसे आखिरकार कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सकता है? पुलिस प्रशासन भी ऑटो चालकों के द्वारा गाइडलाइन की अवहेलना करने से रोक पाने में असफल साबित हो रहा है। साथ ही जब मीडिया इस मामले को उठाता है तो पुलिस ऑटो की चेकिंग कर कार्रवाई करने का हवाला देती है। यात्री बैठ सकते हैं उसमें, जो ज्यादा बैठता है उसका चालान करें। मैंने यूनियन से कल भी रिक्वेस्ट की थी, प्रधान बुलाया था इनका, सभी को समझाया था कि ऑटो के अंदर कम से कम सवारी बैठाएं और जो सवारी बैठती है और कोविड-19 की हिदायतों का पालन करें। तो वहीं सिरसा में कोरोना वैक्सीन की खेप आने के बाद टीकाकरण शिविरों को सुचारू कर दिया गया है। आपको बता दें कि शनिवार को कोरोना की डोज समाप्त हो गई थी। इसके बाद सभी प्रकार के टीकाकरण शिविर बंद किए गए थे। अब वैक्सीन आने के बाद शिविरों का संचालन फिर से शुरू किया गया है। कोर्ट कॉलोनी स्थित मंदिर में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण शिविर का शुभारंभ हुआ। सुबह से ही टीकाकरण के लिए 45 साल से ज्यादा आयु के लोगों का जुटना यहाँ पर शुरू हो गया। आसपास के क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने शिविर में पहुंचकर टीका लगवाया। शिविर में लोगों को पहली और दूसरी डोज दी जा रही है।
उधर बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में कोविड-19 का टेस्ट करवाने वालों का तांता लगा हुआ है, लेकिन घंटों लाइन में लगने के बाद भी उनका टेस्ट नहीं किया जा रहा। मरीजों का यह आरोप है कि अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वे जानबूझकर मरीजों को परेशान कर रहे हैं। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल के एसएमओ कार्यालय के बाहर कोरोना का टेस्ट कराने के लिए आए मरीजों का जमावड़ा देखा जा रहा है। मरीजों की माने तो वे पिछले 2 दिनों से लगातार अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स उनको ये कह करके चलता कर देते हैं कि 100 टोकन बांट दिए गए हैं, अब दोबारा अगले दिन आना पड़ेगा। भैया कल आए थे हम टेस्टिंग के लिए यहाँ पे कोविड टेस्ट के लिए। इन्होंने कल भी बोल दिया जी 100 टोकन बट गए हैं, अभी आप जाओ। यहाँ पे 1 घंटे खड़े होकर चले गए। हम आज आए हैं 7:30 बजे से लाइन में लगे हुए हैं हम। 7:30 बजे से अब इन्होंने 10:30 बजे अनाउंसमेंट कर दिया जी गार्ड ने आके कि यहाँ पे अभी वैक्सीन वो नहीं है, हमारे पास किट नहीं है, आप लोग घर जाओ। कम से कम 150 लोग यहाँ पे खड़े हैं, परेशान हैं। कितने बजे से खड़े थे? 7:30 बजे से खड़े हैं जी हम। 7:35 पे आया था मैं यहाँ पे, इसलिए आया था कि कल भीड़ थी, इसलिए आया था। और 10-10:30 बजे अनाउंस करते हैं कि जी हमारे पास किट नहीं है, आप लोग घर जाओ। हाँ जी। अब आप एसएमओ साहब से मिले क्या? अब हम एसएमओ साहब से मिल के आए हैं, उन्होंने फिर 15 मिनट का टाइम दिया है, बोला हम बात करते हैं अगर कुछ हो सकता है तो। यहाँ के डॉक्टर लोग उल्लू बनाते हैं कि वो तो किट खत्म हो गई है और हमने वो टोकन बांट दिए, घर जाओ और अब कल चेक होगा, परसों चेक होगा। और ऐसे बहाने बना के सब लोग मरीज लोग भाग के चले जाते हैं प्राइवेट में। प्राइवेट वाले पैसे बनाते हैं, उनकी सेटिंग प्राइवेट की। किस चीज़ का टेस्ट कराने आए थे? कोविड-19 का कोविड-19 का टेस्ट कराने आए थे। ये कहते हैं हमने 100 वो टोकन बांट दिए, 100 की बजाय 10-15 बांट देते हैं और जनता को उल्लू बना देते हैं, जनता भाग जाती है। चलिए हरियाणा विशेष में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द उठेंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अंबाला में एक निजी रेस्टोरेंट के सामने मैदान में एक युवक और महिला संदिग्ध हालत में मिले। महिला के सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई, जबकि युवक नशे की हालत में पुलिस को मिला। पुलिस ने मृतक महिला के शव को नागरिक अस्पताल के शव गृह में रखवाया है, जबकि नशे की हालत में युवक मंजीत को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। युवक और युवती संभालखा तहसील के टिवाना गांव के बताए जा रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है, दोनों के परिजनों से संपर्क किया गया। पुलिस की माने तो युवक और युवती पड़ोसी हैं। थोड़ी सी बातचीत करने में पता चला है कि वो टिवाना गांव के रहने वाले हैं। वो जो लेडी है उनके पड़ोस की है। तो अभी स्पष्ट तौर पे कुछ भी कह नहीं पाएंगे आपको हम, अभी इसकी जांच कर रहे हैं। हमारी इनके फ़ोन पे आया था इनके घर वाला का फ़ोन, उससे मैं बात हुई, उनको हमने बुलाया है और इन बॉडी हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट अभी करा रहे हैं, उसको भी हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया है। अभी सारी चीजें स्पष्ट करने के बाद ही आपको स्पष्ट तरीके से बताया जाएगा। क्या पता लगा ये सिर में चोट कैसे लगी है कुछ? ये देखिए सर, अभी एक साथ कुछ भी कहना ठीक नहीं है, ये सारा जांच का विषय है। आपको जांच उपरांत सब स्पष्ट करेंगे। टिवाना गांव कहाँ है ये? जैसे इसने बताया संभालका के पास इसका गाँव है ये। तो अभी इनके घर वाले आएंगे, वो स्पष्ट तरीके से बताएंगे क्या है, उसके बाद ही स्पष्ट करेंगे। उधर फरीदाबाद में ओयो होटल में एक लड़की की हत्या का मामला सामने आया, जहां पर सेक्टर 7 स्थित ओयो होटल में युवक ने लड़की का गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों के बीच शादी को लेकर विवाद चल रहा था। युवक ने लड़की को ओयो होटल में मिलने के लिए बुलाया था। लड़की बल्लभगढ़ के एक नर्सिंग होम में काम करती थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शादी के लिए खुला हुआ था ये। युवती 3 बजे करीब आए थे यहाँ। 7-7:30 बजे पता लगा कि युवती अंदर मरी हुई है। अच्छा, कहाँ की है कुछ ऐसे अभी जानकारी? पलवल के आसपास की है वो दोनों। उनकी आईडी वगैरह थी, पुलिस वालों ने सारी रिकॉर्डिंग वगैरह सब ले गए हैं पुलिस वाले। आईडी से उनको कॉल करके उनके पेरेंट्स को भी बुलाया गया लड़की के, वो आ गए रात को। तो लड़का क्या पकड़ लिया है? लड़का अभी रात को तो मिला नहीं था उनको। अच्छा, तो पलवल की कुछ ऐसा भी पुलिस कह रही है कि दोनों कहीं से भाग के आए थे या यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो अभी होटल को बंद कर दिया गया है? नहीं, होटल वैसे ही बंद है। तो शादी की पहले बुकिंग थी, लॉकडाउन तो अब लगा है ना, तो बुकिंग तो करनी थी होटल वालों ने। होटल तो लॉकडाउन में। वहीं चरखी दादरी के कलाली गांव के पास रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर तेज रफ्तार सफारी कार अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, जहां पर एक युवक दिनेश की और मौत हो गई और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पांचों अपने दोस्त के जशोटन समारोह से लौट रहे थे और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
दो गाड़ियों का भाई बचाने के चक्कर में एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था और जो भाई गाड़ी पेड़ में टकरा गई थी और इसमें 3 जनों की मौत हो चुकी है और भाई गाड़ी वहाँ से भगा ले गया जो ड्राइवर था और गाड़ी का नंबर मालूम हो गया है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। ये जा रहे थे जी, प्रोग्राम था, ये तेल डलवाने के लिए जा रहे थे वहाँ आदमपुर। इनके प्रोग्राम था, लड़का हुआ था इसका, जो आज एक्सपर हुआ ना, इसका साले के लड़का हुआ था, इसके प्रोग्राम में आई हुई थी। ये गाड़ी थी वो टाटा सफारी गाड़ी थी जिसमें सवार हो गए। हाँ, ये 5 जने बैठे थे इसमें और 2 बचे हुए हैं और 3 में मौत हो गई थी। एक जो PGI रेफर किया था। एक तरफ लोग वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं तो दूसरी ओर कालाबाजारी करने वाले लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार बढ़ रहे सब्जी के रेट लोगों की कमर तोड़ रहे हैं और इसी को लेकर आज सब्जी मंडी एसोसिएशन ने सब्जी की रेट लिस्ट जारी की है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। आपको बता दें कि कुछ दिनों से सब्जी मंडी में आम लोगों को सब्जी खरीदने के लिए मना किया हुआ है। इसी का फायदा रिटेलर जमकर उठा रहे हैं और सब्जी मंडी से सस्ते दामों में सब्जी खरीदकर लोगों तक पहुंचाने वाले रिटेलर्स लोगों से दोगुने दाम सब्जियों के वसूल रहे हैं। लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर सब्जी मंडी एसोसिएशन ने सब्जियों की रेट लिस्ट तैयार की है ताकि गरीब जनता की जेब कटने से बचाई जा सके। जो कोरोना की जो महामारी फैल रही है उससे बचाव के लिए मंडी एसोसिएशन ने हमारे हेड ऑफिस से और हमने डीसी ऑफिस से भी जो इंस्ट्रक्शंस आई थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये करा था कि जो रिटेलर है जो या रिटेल में जो बेचते हैं माल, वो लोग जैसे वो तो यहाँ से खरीद सकते हैं मंडी से आड़ती के थ्रू। बाकी जैसे तो चलिए इसी के साथ ही हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।